आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हम 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न उसी तरह का होगा जैसा कि आपसे पीईटी में पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ये मानिए कि पीईटी में आपका अच्छा स्कोर होगा। ये इसके लिए टेस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से 70 प्लस करते हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चनों में अगर आपका रिजल्ट 70 प्लस होता है तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतर है। शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इसको लाइक और शेयर नहीं किया है तो शुरू करने से पहले इसे एक बार शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था। जैसे कि जब आप शिवाजी की बात करते हैं, ये एक मराठा राजा थे और इनकी जो घुड़सवार होते थे इनको बरगीर के नाम से जाना जाता था, बरगीर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है कि बताइए जो सबसे निचले क्रम का अधिकारी था उसका नाम क्या था। तो इसके लिए सही उत्तर होगा हवलदार। हवलदार सबसे निचले क्रम का अधिकारी हुआ करता था। इनके सैनिकों में 9 प्रमुख लोग होते थे, जिसमें से 10 नायक होते थे, 2 हवलदार होते थे, 10 जुमलादार होते थे। लेकिन सबसे जो निचली श्रेणी का अधिकारी था ये होता था हवलदार। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालयद इसकी रचना किस भाषा में की थी। आपके ऑप्शन है संस्कृत, तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़। बताइए। यहाँ पे हम 2-3 सेकंड रुकेंगे ताकि आप अपना उत्तर बता पाएं। इसके लिए सही उत्तर होगा तेलुगु। तेलुगु में यहाँ पे कुछ संस्कृत भी मिलता है, लेकिन अधिकतर भाषा तेलुगु ही है और आपका सही उत्तर तेलुगु ही होगा। कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं, आंध्र भोज। यहाँ पे देखिए राजवंश दिया गया है पहले सूची में, दूसरी सूची में राजधानी दी गई है, मतलब इसके नीचे। अब यहाँ पे आपको मिलाना है। आपके विकल्प ये है नीचे, इनमें से एक सही होगा तो मिलाइए। जितने ईमानदारी से आप इस टेस्ट को देंगे उतना ही आसानी से आप जान पाएंगे कि आप की तैयारी कहाँ तक है और आपको क्या चीज़ तैयार करना है। क्योंकि पता ही है कि इसका जो सिलेबस दिया गया था उसमें सारे चीज़ अलग अलग करके दिए गए हैं कि 5 ये 5 वो, तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से अटेंड करें। यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि पहला का डी सही है। तो देखेंगे तो अगर चारों में, तो वैसे यहाँ पे पहला का डी चारों में सही है। दूसरा था चोल, तो चोल की जो राजधानी थी ये थी तंजौर। ठीक है, यानी कि दूसरा का ए, पहला का डी और दूसरा का ये केवल पहले वाले में और डी वाले में मिल रहा है, यानी कि बी और सी अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बी और सी गलत हो चुका है। तीसरा है परमार, और परमार की जो राजधानी थी ये थी धारा, यानी कि तीसरा का सी जिसमें होगा। तो तीसरा का सी किस में है ये आप देखिए, तीसरा का सी है केवल और केवल डी वाले में, बाकी इसमें तो तीसरा का बी है। तो आप अगर यहाँ पे 3 आपने मिला दिया है तो आप चाहें तो आसानी से ऑप्शन नंबर डी को ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी संस्थापकों के नाम भी पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। ये आपके विकल्प हैं, बताइए तुरंत कमेंट करके। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसके लिए यही उत्तर सही है, क्योंकि जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में बताया गया है, क्योंकि अशोक ने इसको बनवाया था और स्कंदगुप्त ने इसका मरम्मत कराया था। 5वां है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में उल्लेखित है। बताइए। जो नचिकेता और यम के बीच में एक संवाद हुआ है उसको एक बुक में रखा गया है, और ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद, उपनिषद का क्या मतलब होता है? पास में बैठना। अगला क्वेश्चन है 6वां कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन करा दिया वो घटना कौन थी। जैसे कि ऐसी कौन सी घटना थी जिससे देश का विभाजन हो गया। देखिए अगर आप देखेंगे तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अब इनको ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रखा जा सकता है, तो उन्होंने कई सारे काम शुरू किए जिससे कि इनको बांटा जा सके। और आपने
पढ़ा ही होगा कि बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था, जिसका फार्मूला ये था कि बांटो और रूल करो। इसी को ध्यान में रखते हुए 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या था कि जो विधानसभा थी इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र और स्थान देने की बात की गई थी। इसके अलावा जब 1919 आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म, तो इसमें इसे ही आगे बढ़ाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पहले दिन महात्मा गांधी क्या किए या फिर कहे। ये आपके कथन है और ये आपका सही विकल्प है। बताइए जल्दी से, 2 से 3 सेकंड में अगर आप ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो राजसी रियासत हैं इनके राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करेंगे, जनता को बड़ा मानेंगे, तभी जाकर जनता आपके साथ काम करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वां है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में एक पार्टी गठित की गई थी। पार्टी का नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है। सही उत्तर है स्वराज इंडिया। स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में बनाई थी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन बना था, नाम था अभिनव भारत। इसको क्या कहाँ पे बनाया गया बताइए। इसको बनाया गया था महाराष्ट्र में। अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना बहुत पहले शुरू हो चुकी थी 1889 में। तो वहाँ पे पहले मित्र मेला कहा गया, बाद में 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत रखा गया। महाराष्ट्र में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। तुरंत 2 से लेके 3 सेकेंड आपको अपना उत्तर अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है, या फिर आप चाहें तो काउंट करते रहिए। वीडियो जब खत्म होगी तो कमेंट करके बताइएगा। सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला है कि वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है। बताइए। देखिए अगर आप देखेंगे वायुमंडल में तो कई सारे मंडल हैं और सब में कई सारे गुण हैं। ये जो 6.5 डिग्री कम होने की बात की जा रही है, ये हर मंडल में नहीं होता है। ऐसा केवल और केवल एक ही मंडल में होता है और ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब अगर आप 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जो आप मेघ गर्जन, आंधी तूफान, कुहरा, ओला, तुषार, बादल, ये सारी घटनाएं देखते हैं, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। क्या आप बता पाएंगे कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं, या फिर अगर आप उनका नाम बता पाएँ तो? अगर हाँ तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। देखिए रेडियोधर्मिता सिद्धांत को आप देखेंगे तो इस तरह के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि रेडियोधर्मिता में ये होता है कि कोई भी वस्तु कितने टाइम में अपने की आधा हो जाती है, और इसको दिया गया था किसके द्वारा? जोली के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? देखिए मिलने को तो कई सारे चीज़ मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आपको ये मान के चलना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम मिलते हैं, अधिकतम बताएं। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो कोयला बिहार में नहीं मिलता है, ये अधिकतर ये झरिया झारखंड में हो गया है, तो ये नहीं होगा। लौ होगा, मैग्नीज भी उतना नहीं है, और पेट्रोलियम तो ना के बराबर है, यानी से उत्तर होगा केवल दूसरा लौ। यहाँ पे 2 सूची दी गई है और यहाँ पे आपको मिलान करना है। पहले सूची में देखिए सिटी का नाम दिया गया और दूसरे सूची में और नदी के नाम। ये क्वेश्चन या फिर इस तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। तो बताइए, मिलाइए इनको। देखिए अगर आप 3-4 मिला लेते हैं, अगर 4 में से 3 भी मिला लेते हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? बताइए। गोरखपुर है सरयू के किनारे, ठीक है। फैजाबाद किसके किनारे है? नहीं 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 नहीं, नहीं।
गोरखपुर है राप्ती के किनारे, और फैजाबाद है सरयू के किनारे, कानपुर है गंगा नदी के किनारे, और आगरा है यमुना नदी के किनारे। ये सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे नदियों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि आप बताइए कि वाराणसी किस नदी के तट पे है? वाराणसी, ये तो आप बता ही सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो गंगा है। चलिए बताइए दिल्ली, ये भी आसान है, उतना हार्ड नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमायर या फिर लाइव के समय लाइव चैट इनेबल रहता है, बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए संगठन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय, अब आपको मिलाना है कौन किससे होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके विकल्प है, मिला के बताइए। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है, मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस, यानी कि जो पहला है ये तो गलत है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है, ये सही है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में। यानी कि आप देखेंगे तो इसमें से केवल एक ही सही मिला और ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर वाला। बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें और बने रहिए लास्ट तक, तभी आप जान पाएंगे कि आपका कौन सा सेक्शन कितना तैयार है और कौन कितना कमज़ोर। अगला है कि किस वर्ष को भारत में जनसांख्यिकी का विभाजक कहा गया है? बताए। देखिए ये है 1921। अब जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब ये क्वेश्चन जनगणना से आया है तो आपसे जनगणना के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे हमने यूपी SSS में देखा है कि ये लोग 10 साल या फिर 20 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आप ये मानिए कि जो भी यूपी SSS में पिछले 2 साल में यानी कि 3 साल में 18, 19 और 20 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देख के जाना होगा। देखने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो उनको एक टेस्ट के रूप में ले पाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। और यहाँ पे जब जनगणना से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि 2011 में कितनी जनगणना थी? तो ये थी 121 करोड़। पूछ देगा कि 2001 में कितनी जनगणना थी? तो 2011 वाले तो अधिकतम लोग बता देंगे, लेकिन 2001 में दिक्कत होगी। ये हो है 102 करोड़, 102 करोड़। और यहाँ पे 10 की वृद्धि थी लगभग 17.7 की। अगला है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का मतलब क्या है, क्यों दिया जाता है? देखिए योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार, और ये होता है स्वच्छता के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो कई सारी योजनाएं हैं, आपको योजनाएं 2005 से लेकर के और 2020 तक की पढ़नी पड़ेगी। इसमें से भी आपको सारी योजनाएं नहीं पढ़नी है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं जैसे महामाया योजना थी या फिर इस तरह की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको ही आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। 18वां है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है, कौन इसको निर्धारित करता है? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आप जानते ही होंगे, मतलब कि गेहूं या फिर धान का जो फिक्स किया जाता है पैसा कि कम से कम इतने में खरीदना होगा, भले ही कोई खरीदे या ना खरीदे। सरकार का काम है फिक्स करना और ये फिक्स किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, इनको नोबेल मिल चुका है, ये इंडियन है, नोबेल मिला था 1998 में और ये मिला था इनको इकोनॉमिक्स में। तो बताइए। सक्षमता उपागम, मतलब इनमें इन्होंने गरीबी के बारे में बताया है। तो अगला है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? जो वित्त आयोग होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? 20वां क्वेश्चन है। और देखिए वित्त मतलब कि जो भी टैक्स है राज्य, उसमें राज्य का भाग है, केंद्र का भाग है, इसको देख रेख करना वित्त आयोग का काम होता है। आर्टिकल 280 के तहत इसको बनाया जाता है, 5 साल के लिए बनता है। इसके हेड को प्रेसिडेंट भेजते हैं, मतलब बनाते हैं। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है, कहाँ पे? तो संसदीय कानूनों के द्वारा
विस्तार में बताया गया है चुनाव के बारे में। 22वां देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको लेटर लिखकर? बताएं। अगर आपको इस वीडियो में क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो आप अपने क्वालिटी वाले सेटिंग को ओपन करिए। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो 3 डॉट को दबाना है, क्वालिटी में हाई क्वालिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप यूजर हैं, यहाँ पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप क्वालिटी सही कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई जज इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को लेटर लिखेगा और वहाँ पे साइन करके इस्तीफा दे देगा। यहाँ पे है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है हमेशा और हमेशा होम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? युवाओं को रोजगार देना, इसीलिए शायद हमारी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, क्योंकि ये उनका नीति निर्देशक तत्व नहीं है और इसको लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है? बताएं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यह है आर्टिकल 368। 368 के अनुसार हम संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 26वां की एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? एथलीट फुट तो आपको पता ही होगा, यह एक पेडिस नामक कवक से होता है और एक संक्रामक रोग होते हैं जो एथलीट होते हैं उनके पैर के कटने, फटने और मोटे होने से होता है। ठीक है, तो इसके लिए से उत्तर होगा फफूंद से ये होता है, कवक से। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये आपके विकल्प हैं, 2 सेकंड के अंदर बता दिया करिए। सबसे छोटी ग्रंथि, सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। यह कपाल में होती है और यह एक सेटाल्टर्टिका होती है, उसी के अंदर होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल, इसमें से किसका नाम है? TNG, TNP, TNA, TNT, किसका नाम है? यह है TNG का, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको हम नोबेल तेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, इसीलिए इसको हम नोबेल तेल बोलते हैं। तैरने के लिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तैरने के तालाब में त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है क्लोरीन के कारण। केल्विन मापन में मनुष्य शरीर के तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान होगा अगर केल्विन में, तो कितना होगा? ये होगा 310 डिग्री। 310 अगर एग्जैक्ट देखें तो 310, इसके बाद 15 मिनट भी होता है इस तरह। अगला है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। तो बताइए कि मूल संख्या कितनी है? अब देखिए, ये आपका जीके वाला क्वेश्चन था, वो ख़त्म हो गया, साइंस वाला। अब ये मैथ शुरू हुआ है, तो मैथ के क्वेश्चन अभी 5 आएंगे। तो बताइए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कि कह रहा है कि उनके खुद को जोड़ने पर जैसे कि 2 संख्या है, मान लीजिए कि एक ये है और एक ये है, खुद को जोड़ने पर उनका संख्या योग आना चाहिए 11। लेकिन जब इसको हम पलट दें, मतलब इस तरह कर दें और इसे हम घटाएं, तो अंतर आएगा कितना? 45। तो एक तो इसको हल करने का ये तरीका है कि आप ऑप्शन से हल कर लीजिए। जैसे कि 92 को ले लीजिए, 92 9 2 11, 11 तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको उल्टा करके घटाएंगे तो क्या ये 45 ही आएगा? नहीं, करीब ये 55-60 के आसपास आएगा। तो ये तो नहीं होगा। दूसरे को लेते हैं। एक तो ये ट्रिक है, मतलब चाहें तो आप इस तरह लगा सकते हैं और चाहें तो एक नियम है उससे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होगा कि आप इसी तरह हल करें। अगर इसको आप लेंगे तो 56 होगा और 65 होगा। जाहिर सी बात है कि केवल 9 का अंतर होगा और अंतर आना चाहिए 45 का। 65 को लेंगे तो 65 होगा, फिर 56 होगा। अरे इसको बदलने पे फिर 9 का अंतर आएगा। अगर आप 83 को लेते हैं तो ये 38 आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ गया 45, यानी कि यही आपका
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप इनको विकल्प से ही हल करिए, काफ़ी जल्दी हल हो जाते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए और लगाइए। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके बताइए भी। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं पीईटी के लिए टेस्ट देना तो आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको UPSSC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, PDF, वीडियो सब मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है और उनके व्यय निम्न है। खरीद में उन्होंने 30% खर्च किया, दर्जी का भुगतान में उन्होंने 40% खर्च किया, किराया और बिजली में 30% खर्च किया। यदि उनका कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान कितने में हुआ? मतलब कि 50,000 रुपये टोटल खर्च करती हैं। अब इसमें से उन्होंने दर्जी का भुगतान किया कितने में? 40% में। तो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर 40% दर्जी का करती होंगी तो 40% आपको निकाल देना है। इस तरह ये हो गया 20 और 3 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कुल 50,000 खर्च करती हैं और उसका 40% दर्जी को, तो 40% हम निकाल दिए, आसानी से उत्तर आ गया। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है एक मैथ का, 0.14 बटे 1.4, इसी तरह ये क्वेश्चन है। बताना है कि इसका उत्तर कितना होगा। इसी तरह है, देखिए तीनों इसी तरह है। अगर आप एक को हल कर लें तो बाकी का उत्तर वही होगा। जैसे अगर आप इसको हल करेंगे तो ये होगा 0.1 का स्क्वायर। इसको अगर आप हल करेंगे 0.1 का स्क्वायर होगा। इसी तरह ये माइनस है तो माइनस 0.1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब इससे और इससे ये कट जाएगा आपस में, ये बचा। जब आप गुणा करेंगे 0.1 का 0.1 से 1 होगा और 2 अंक दशमलव हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 लग जाएगा और यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये है 34वां कि क्रिकेटरों का एक समूह का औसत था 42। एक नया खिलाड़ी आता है और जो समूह के सदस्य हैं उनका औसत 250% औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितने थे? बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, तब तक आप हल करिए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि कुल क्रिकेटर कितने हैं? x, ठीक है, और उनका औसत स्कोर कितना था? 42। तो जब x खिलाड़ी थे, उनका 42 औसत स्कोर है, तो इसका योग निकालेंगे तो क्या होगा? मतलब टोटल स्कोर गुणा हो जाएगा 42x, ठीक है। अब एक नया खिलाड़ी आता है तो जब पहले x संख्या थी, जब नया खिलाड़ी आएगा तो इनकी संख्या x+1 हो जाएगी, ठीक है। अब जब नया औसत दिया गया है तो नया औसत कह रहा है कि जो 42 है, मतलब जो पहले 42 था, इसका 30% ज़्यादा हो गया है। अब इसका 30% ज़्यादा मतलब 130/100। इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54.3×6, 54.6। अब नए खिलाड़ी का स्कोर कितना है ये निकालने के लिए आपको 42 और इसका 250% स्कोर कर रहा है, 250/100, ठीक है। अगर आप इसको हल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 2, ये 5 और ये हो गया 21 और 21 5 105, ठीक है। ये आ गया नए खिलाड़ी का स्कोर। अब टोटल स्कोर निकालना होगा। टोटल स्कोर तो अभी आया है 105, पहले से था 42, यानी कि ये हो गया टोटल स्कोर। जब टोटल स्कोर आ गया तो अब योग निकालेंगे। यहाँ पे निकाल देते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो टोटल योग तो ये आ चुका है, इतना बराबर है औसत कितना है तो 54.6 का, और योग संख्या कितनी हो गई है तो x+1, क्योंकि पहले x था अब 1 बढ़ गया है,
बस आप इसी को हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब कि बराबरी के इधर बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है, तो इसको आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आप खुद हल करिएगा, आपका उत्तर क्या आएगा हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन कि इसका रिजल्ट बताना है कि क्या होगा। ये करणी का सवाल है, काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे आपको ये सीखना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हल कैसे करना होगा। बाकी अगर आप एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का पावर 4 है और ये 64 है और ये 2 का पावर 8 है। ठीक है, तो इसे हल करिए। अगर पहले को आप करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2। ठीक है, इस तरह अगर इसको आप देखेंगे तो 4 का पावर 3। अब देखिए ये जो ये वाला है, मतलब ये लास्ट वाला, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जब 4 है तो या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए जैसे कि 2 का पावर 8/4, यानी कि हो जाएगा 2। सीधे हम करनी से बाहर निकाल दिए हैं। इसमें से 2 का पावर 2 निकलेगा यानी कि 4, इसमें से 4 निकलेगा और इसमें से 4 निकलेगा, यानी 4 4 8 4 12। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो इस तरह बड़े आसानी से आप लगा पाएंगे इस तरह के क्वेश्चनों को। मधुशाला किसने लिखा है? मधुशाला बताइए। देखिए अब हिंदी शुरू हो गई, मैथ के 5 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसी तरह इस बार का सिलेबस बनने वाला है पीईटी का। तो मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? तो मधुशाला लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अमिताभ बच्चन की ये पिताजी हैं और ये लिखी गई थी कब? 1935 में, 35 में। और उसके बाद 1936 में आई थी मधुबाला। मधुशाला 35 में, मधुबाला 36 में। और एक और आया था, नाम कंफ्यूज कर सकता है आपको, मधुकलश। मधुकलश 1937 में, मधुकलश 37, मधुशाला 35 और मधुबाला 36। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, इसका मतलब क्या है? आप हमें ऐरा गहरा नत्थु खैरा मत समझिए, हम भी अपना पावर दिखा सकते हैं। मतलब आप हमको मामूली आदमी मत समझिए, ठीक है? ऐरा गहरा नत्थु खैरा। प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा? देखिए अगर आपका हिंदी में कहीं पर भी किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो हमने हिंदी के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर ऐप पर भी आपको मिल जाएगा या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी। तो यहाँ पे है प्रतिधनाघात बराबर हो जाएगा प्रत्याघात। प्रत्याघात कौन सी संधि है, क्या आप बता पाएंगे? स्वर संधि है। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। तो स्वर में कौन है? तो यण स्वर संधि है ये, ठीक है? यण स्वर संधि में क्या होता है? ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। और इसमें वही हुआ है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे य आ गया है, यानी कि यह यण स्वर संधि। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य में जो गलतियां हैं उसको सुधारिए। बताइए। यद्यपि वह बीमार था फिर भी मेला गया परंतु मेला गया, सही उत्तर होगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, तथापि वह मेला गया, यही इसके लिए शुद्ध होगा, परंतु नहीं होगा। तब भी वह मेला गया। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे आप? सब कुछ जानने वाला, बताएं तुरंत। देखिए जो सब कुछ जानता है, ठीक है, इसको सर्वज्ञ कहते हैं। और जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। तो ये हिंदी ग्रामर है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। अब ये हिंदी भी ख़त्म हुआ, 5 क्वेश्चन था। अब शुरू करते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए, और इसके बाद से इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप बताइएगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। A family of 17 at the Kalandi Kumari village in Dhing, a town some 150 km from Guwahati, Assam,
has been suddenly thrust into the spotlight of fame. He is the home of the Hima Das. He is a doubter sprinter who summoned the incredible burst of the speed in the final moment of the 400-meter race at the World Under-20 Championship on Thursday to win a unpredictable gold for the country, and he gratitude was of Indian everywhere. बात हो रही है हिमा दास के बारे में कि गुवाहाटी असम का एक ऐसा गुवाहाटी के पास ऐसा गांव है जो कि अचानक से एक दिन सुर्खियों में आ गया, और वो आया था हिमा दास के कारण, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड 2020 में चैंपियनशिप 400 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. जस्ट हाउ डिड ए यंग गर्ल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको देख लीजिए. सी वन विथ एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द कॉलेज इलेक्शन. तो यहाँ पे आपका ओवरवेलमिंग, इसका कह रहा है कि साइनोनिम क्या होगा, ये आपको बताना है. तो देखिए अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो आप इसको हाई क्वालिटी में करके पढ़ सकते हैं. तो अगर यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में लाया गया है ओवरवेलमिंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है शुद्ध हिंदी में कहें तो अभिभूत होना. ठीक है, अब अभिभूत होना, इसमें से अगर कोई आप देखेंगे विकल्प तो ये होगा एस्टोनाइसिंग. एस्टोनाइसिंग होता है अभिभूत होना. आगे बढ़ते हैं तो ये है कि द प्लेस ऑफ इंफेक्टेड, अब यहाँ पे स्पेस है, पॉइजनस स्नैकर्स, फिल द ब्लैंक बाय सुटेबल एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन. यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा? द प्लेस इज इन्फेक्टेड, अब यहाँ पे इसके हिसाब से भरा जाएगा विथ, ये भरा जाएगा विथ. यहाँ पे देखिए सी एक्सपेक्ट दैट हर सन, ये उसी पैरा से है, क्योंकि उस पैरे को पढ़ के लगभग 4 क्वेश्चनों का जवाब देना था. तो इसको पढ़िए. जस्ट हाउ डिड ए यंग गर्ल फ्रॉम ए विलेज हु हैज रिसीव ए फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर just 15 month become a world champion. That is the story everyone want to know, and in her proud village justly everyone feel they have had a role to play. Hima talent was the first spotted by Samu Halk, a physical educational instructor at the local Jawahar Navodaya Vidyalaya in 2016. When he saw the playing on the ground of the Dhing public school, then he bowed her to Gauri Shankar Rai at the Nagaon Sport Association, where he is qualified for the inter-district competition and won 2 gold medal at a sport meet Shiv Sagar, a town about 250 km away. Hima has achieved an impossible feat. He take a year of the practice for an athlete to trim a second from their timing. He has massively improved from 2016 to 18. He confidence it is what set her apart. Hima strength come from the fact that he fearless. The two coach said even season athletics for championship winner do not psychologically intimidated her. As the world saw on Tuesday, not even American champion Tyler Manson could beat a determination of the girl from Dhing. तो ये हिमा दास के बारे में है और इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो यहाँ पे 43वां मतलब कि यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा मे रिटर्न. 44वां है कि द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज. यहाँ पे कोई स्टूडेंट कहता है कि हम विदेशी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. इन रिपोर्टेड स्पीच अबव सेंटेंस विल बी, स्टूडेंट क्या कहेगा? रिपोर्टेड स्पीच में इसे क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में कहेगा दे वांटेड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर बी सही होगा. 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. इसमें है कि द पेशेंट आर विजिटेड बाय द रिलेटिव ओनली बिटवीन 4 and 6 PM. यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सही होगा. 4 विकल्प है, मतलब क्या गलतियां हैं उसको सही करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर रिलेटिव विजिट द पेशेंट ओनली
4 to 6 PM। तो इसमें ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पे देखिए अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो जैसा पहले से दूसरे का संबंध है, इससे किसका संबंध होगा। आर्मी में सैनिक होते हैं, उसी तरह गैलेक्सी में क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिए गए हैं और उनके रिलेटेड परिणाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या सही होगा। गन्ने की फसल का अधिकांश भाग कीटों के द्वारा प्रभावित हुआ था, जिसके कारण राज्य में किसानों को भारी नुकसान हुआ था। राज्य के किसान जो पहले गन्ने की खेती करते थे, इस वर्ष अब अंगूर की खेती की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन चारों में से बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि इसमें कथन और कारण दोनों हैं, जैसे कि यहाँ तक कथन है और इसका कारण है। अब बताना है कि कथन एक का कारण है और बी उसका परिणाम है, बी कारण है और ए उसका परिणाम है, ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारण के परिणाम है और बी और ए किसी सामान्य कारण के परिणाम है। अब दोनों का अपने में भी रिलेशन देखना है। तो अगर आप देखेंगे तो कथन में क्या कहा गया है कि जब गन्ने की लोग खेती कर रहे थे तो कीटों ने उसको नुकसान किया और इनसे उस किसानों को भारी नुकसान हुआ। जब नुकसान हो गया मतलब ए वाला हुआ, तब जाके जो किसान थे उन्होंने कहा कि नहीं अब हम अंगूर बोएंगे। अगर ये नहीं हुआ होता नुकसान तो ये लोग आज भी गन्ना बोते। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन सही है, ये कारण है और बी उसका रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए कथन है कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। क्या ये किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं या फिर इसको मान लेना चाहिए, बताइए अपने हिसाब से। केवल पहला सही है, क्योंकि अगर रिश्वत लेने की शिकायत आई है तो उनको फंसाने के लिए या फिर उनको जांच करने के लिए जो ब्यूरो है उसको स्वतंत्र करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए कौन सही होगा, बी वाला, सिर्फ ए अनुसरण करता है। 49 नंबर है, यहाँ पे देखिए एक लाइन दी गई है और इसमें से आपको क्या करना है कि बाईं ओर से 7वां 8वां और 15वां और 17वें अक्षर को मिला करके देखना है कि क्या कोई सार्थक शब्द बनता है। जैसे 7वां है पी, 8वां है ओ, उसके बाद 15वां है ई, 17वां है यच। इन चारों से मिला करके बताइए क्या कोई शब्द बनेगा। पी ओ ई एच नहीं है, ई ओ पी एच ये भी नहीं है, एच पी ओ ई यही नहीं है, एच ओ पी ई यही होगा, होप। होप मतलब उम्मीद। अब कह रहा है कि अगर कोई सार्थक शब्द बन जाता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर होगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, और लगभग आधे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब मैथ आना नहीं है, रीजनिंग। तो जाहिर सी बात है कि अब ये वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो आप तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। शाम के 4:52 हुए हैं और घंटे और मिनट की सुई में से छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, मतलब कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, यही आपको बताना है, बताइए। बताइए। 4:52, मतलब कि यहाँ पे इस तरह लगभग सीधा होगा, कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा। इस तरह जब भी पूछा जाए कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इस तरह नाप सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण इसके और इसके बीच बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 30 डिग्री का बनता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बन रहा है यहाँ पे, यानी कि 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पे 55 से पहले आना है, ये 55 है तो इससे पहले आना होगा 3 डिग्री, और 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है,
तो 3 डिग्री में 18 का कोण बनेगा, ठीक है 18। तो आपको 18 इसमें से माइनस करना होगा और आ जाएगा 162। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 4 डिग्री के बराबर कम होगा, यानी कि 4 डिग्री इधर कोण बनेगा, क्योंकि हम यहाँ 5 से नापे हैं और अभी ये 5 पे ये सुई नहीं आई होगी, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में होगी। तो कितनी होगी, क्योंकि 8 मिनट कम है, यानी कि 8/2 कर देंगे, यानी कि 4 मिनट। इसमें 162 में 4 जोड़ देंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा 166। या फिर इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, फार्मूला होता है कि कितना मिनट बना है, तो 52 मिनट बना है, और उसके बाद 11/2 गुणे 4, मतलब 4 बज रहा था, और ये जो फार्मूला है उसको 30 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा 166। आपका कोई भी तरीका हो सकता है, आप उससे लगा सकते हैं। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, जितने भी ट्रॉफियाँ हैं आपको पता होना चाहिए, ये है फुटबॉल से। अगर पूछ ले कोई कि ईरानी ट्रॉफी, बिरला ट्रॉफी, क्रिकेट से, नारंग ट्रॉफी, बैडमिंटन से, आप बताइएगा नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? कमेंट करके। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बताएं तुरंत, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। और ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों? क्योंकि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की ये जयंती है। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? किसने ये की है? हरियाणा ने। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारण से है? वनों की कमी क्यों हो रही है? ज़्यादा से ज़्यादा शहर क्यों बन रहे हैं? प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? तो इसका एक ही कारण है, आबादी का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह कम होगा, वनों को काटा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए तुरंत। इसका मुख्यालय है वियना में। वियना में। आगे बढ़ते हैं तो पटाका, PATACA, ये किस देश की मुद्रा है? पटाका कई बार पूछा गया है। ये है मकाओ की, मकाओ। इसके अलावा अमेरिका की मुद्रा बताइए। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। इंडिया की मुद्रा रुपया है। चलिए, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बताइए कमेंट करके। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है कमेंट करके बताइएगा। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल, मतलब कोई भी राज्यपाल बनता है तो कितने दिन तक रह सकता है? 5 साल। राज्यपाल बनेगा 5 साल के लिए। यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है, मतलब कौन कहाँ पर है यही बताना है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता ही होगा। निशांत बाग, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला मैदान, ये कहाँ पर है बताएंगे आप? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, नहीं, ये इलाहाबाद में नहीं है, ये दिल्ली में है। यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बताना था जो सही नहीं है उसको। चटगांव बंदरगाह में हाल ही में जो एक नौसैनिक मतलब कि अभ्यास हुआ है, कैरेट 2020, बांग्लादेश के साथ कौन शामिल हुआ था? बांग्लादेश के साथ कौन इसमें शामिल हुआ? ये हुआ था अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये करंट वाले क्वेश्चन है, करंट में पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भारत और लग्जमबर्ग के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीतिक संबंध है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। लग्जमबर्ग यूरोपीय यू का सदस्य नहीं है, और ये भी गलत है, यानी कि सही उत्तर होगा केवल ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पे हाल ही में दिन के समय में चर्चा में रहा 5I गठबंधन, तो इस हिसाब से इनमें से कौन सही है? 5I के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस गठबंधन का उद्देश्य है चीन पे नज़र रखना, उसकी जो खुफिया जानकारी है उसको आपस में साझा करना। इस 5I में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया,
ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ठीक है, अब देखिए कि इसमें से क्या सही हो सकता है। तो इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना है, ये बिल्कुल सही है। भारत जापान 5 आई के संस्थापक है, इसमें भारत नहीं है, यानी कि ये दूसरा गलत हो जाएगा। 5 आई की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। और ऐसा कहा गया है केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव किस प्रकरण के लिए अभी सुर्खियों में बनी थी? इनको टाइम्स द ईयर चुना गया था, किड ऑफ द ईयर चुना गया था, और ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा। सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। अब इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। देखिए कितना बोरिंग ये चैप्टर मतलब कि पेपर सेट होगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से पूछे जाएंगे, 5-5, 10-10। तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें से अगर देखें कि कौन सही है, तो लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैविक कृषि में कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही। यानी कि 2 और 3 सही हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत सरकार का हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका नाम क्या था, बताएं। ये इसका डेट है और इसका नाम था प्रारंभ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित 2020 के लिए जीडीपी क्या थी? पहले उसने 2021 में बताया था कि इसकी जीडीपी होगी 4। किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है? ये जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, मतलब कि यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम होता है ये, तो इसका वाला भी वाला सही होगा, यूएनईपी मिला सकते हैं। फरवरी 2021 में मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। अब नीति आयोग के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए नीति आयोग को पता ही होगा कि ये भारत का थिंक टैंक है, इसके सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री हेड होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये चौथा वाला गलत है कि टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है, ये गलत है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वित्त वर्ष 21-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। 21-22 में क्या हुआ था? सरकार की सबसे अधिक आमदनी जीएसटी से होती है, ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक खर्च ब्याज पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्षा बजट पर कुल बजट का 8% होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी सही होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा विनीत वाजपेयी। यहाँ पे लोकतंत्र सूचकांक 2020 के लिए जारी किया गया है, तो भारत की रैंकिंग क्या है ये बताइए। भारत की रैंकिंग है 53वां। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 71 से 75 तक के क्वेश्चनों का उत्तर, यानी कि 5 क्वेश्चनों का उत्तर आपको इसको पढ़ के देना होगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह तो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध करना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पश्चात शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण में जो बाल्यावस्था से ऋषिकुल, गुरुकुल,
आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों और कॉलेजों में एक हास्यास्पद विषय बन गया है। यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या फिर शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्रों उसे बुद्धू और प्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिमी अंधानुकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक क्या है, बताइए। अभी हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। तो चरित्र निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा तभी जब चरित्र निर्माण होगा। जनतंत्र के लिए एक लाभकारी क्या हो सकता है? जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? एक उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, क्योंकि जब एक उत्तम चरित्रवान व्यक्ति रहेगा तब एक अच्छा राष्ट्र बनेगा, उसका विकास होगा, और ये जब विकास होगा तो पूरे जन के लिए ये लाभकारी हो सकता है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? उन्नत राष्ट्र के लिए प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण बनाना। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, जो संध्या वंदन करता है, उसका। ठीक है, तो ये इसके लिए डी वाला सही होगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? इंडियन के प्रति हीन भावना, क्योंकि हम पश्चात शिक्षा को अपना चुके हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपना चुके हैं। यहाँ पे देखिए 76 से लेके 80, इसको मतलब ये पैराग्राफ पढ़ के उसका उत्तर देना है। क्या हम बिना क्रोध के शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर हम अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पे नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पहले अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिन भर की हुई घटनाएं लिखते हैं, तब हम शांत नहीं रह सकते। कुछ दिनों बाद हम वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर आप क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा एवं उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है। इसका सही शीर्षक बताइए। इसका सही शीर्षक क्या हो सकता है? ये आपके विकल्प हैं, बताइए तुरंत। इसका सही शीर्षक हो सकता है शांत रहिए, सुखी रहिए। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग कहा गया है। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? पाचन क्रिया से जुड़े रोग। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तुरंत बता दिया करिए, ये तो आसान है। मस्तक पे। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखिए। किस बात पे आपको क्रोध आया? क्या वो बात ऐसी थी जिस पे क्रोध आना चाहिए था? ये चीज़ आपको डायरी में लिखना है
तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पे देखिए 81 से 85 ये तालिका वाला क्वेश्चन है और इसमें मतलब कि परीक्षा केंद्र है, यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों का परसेंटेज है, ऑनलाइन कितने थे, अनुपस्थित कितने थे, ये दिया गया है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, ठीक है। 81 से 85 वाले क्वेश्चन होंगे। अब इसमें पूछा गया है कि ए केंद्र पर एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र पर के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ में ए 12 लाख, इसका कितना, एफ केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के 15% के बराबर है। एफ केंद्र पर जितने उपस्थित हैं, तो एफ केंद्र पर कितने उपस्थित हैं, एफ केंद्र पे देखिए एफ पे कितने उपस्थित हैं, तो कुल अभ्यर्थी हैं 15%, ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं 30%, अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं 36%। यानी कि 36 को अगर आप घटा देंगे तो कितने उपस्थित हैं ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि एक जो है इस 12 लाख का 15% गुणे ये अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित निकालने के लिए 100 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि 15%, यहाँ पर भी बी को क्या कह रहा है, बी को कह रहा है कि बी पर के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। के पर जितने अभ्यर्थी उपस्थित है, तो के पर कितने हैं 12 लाख गुणे 20% नहीं आए हैं, यानी कि 80% आएंगे, 80 गुणे ये 16। अब कह रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बटे बी गुणे 100 यही करना होगा और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप इसे हल करिएगा, जो ए का डाटा है उसको ऊपर रखना है, जो बी का डाटा है उसको नीचे रखना है और 100 से गुणा कर देना है। अगर आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा क्या, 15 गुणे 15 गुणे 64 और नीचे हो जाएगा 80 गुणे 16 गुणे 100, 20 5 100, 20 चौको 80, 4 से इसको कटाएंगे हो जाएगा 16, 16 से इसको कटाएंगे ये कट गया, 15 का 15 और गुणे 5, 15 का 15 में करेंगे हो जाएगा 225 और 225 में 5 का आपको गुणा करना है, ठीक है। 5 पचे 25 को 2 और 5 दूना के 10 12 को 2 1, 5 दूना के 10 1 11। जब परसेंटेज की बात आएगी 100 से भाग दे देंगे और 11.25 आपका उत्तर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये है, इस तरह आप लगा सकते हैं। कितना बड़ा डाटा दिख रहा था लेकिन कितनी आसानी से हल हो गया। अब कह रहा है कि परीक्षा एच के और एफ से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा जी तथा जे में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो ये भी मतलब जो भी ये वाले सवाल आएंगे ये काफ़ी बड़े बड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या पहले निकालना है, टोटल 12 लाख हैं, ठीक है। एच के और एफ, एच पे कितने हैं 20, ठीक है। और के पर कितने हैं 16। तो पहले एच का निकालिए कि 20 है यहाँ पे और 52 ऑनलाइन है, यानी आप इसको लिखेंगे 20/100 और 52 ऑनलाइन है, यानी कि ऑफलाइन की बात की गई है यहाँ पे। तो ऑफलाइन निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे, 100 - 52
बटे 100। ये हो गया यच का, ये दोनों डाटा है यच का। उसी तरह के का निकालना है, तो के में आप देखिए तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 38 है, तो हो जाएगा 16 बटे 100 गुणे 100 माइनस 38 बटे 100। अब यफ का निकालना है, तो फिर से हम प्लस करेंगे 15 बटे 100, यफ का देख लीजिए 15 और 30 है, गुणे 100 माइनस 30 बटे 100। ये डाटा आ जाएगा कितनी अभ्यर्थियों की संख्या है कुल ऑफलाइन। जो भी आपका उत्तर आएगा इसको हल करिएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा इसको एक जगह लिख लेना है। उसी तरह जे और जी का भी निकालना पड़ेगा, और जे और जी का जब आप दोनों का निकाल लेंगे, मतलब एक डाटा इसका हो गया, एक डाटा जे और जी का हो गया, तो आपको माइनस कर देना है और यही आपका उत्तर आएगा। तो बस आप तरीका सीख लीजिए, परीक्षा में आपको तरीका कौन सा यूज करना है ये तरीका होगा। यहाँ पे उसी तरह एफ एच जी जे से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये सेम उसी तरह है। एफ में क्या था, अगर आपको याद हो 15 और 30 है, तो एफ में क्या करेंगे 12 लाख 15 बटे 100 और 100 माइनस 30 बटे 100। इसी तरह यच में 20 था, 20 52, तो 100 माइनस 52 बटे 100। इसी तरह आपको इसको निकाल करके हल करना होगा और ये भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे हल करना है। 84 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर वही है कि के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये कहा गया है कि के में जितने उपस्थित हैं, तो के का अगर आप देखेंगे तो 16 हैं और 16 में उपस्थित कितने हैं, तो 20 अनुपस्थित हैं, यानी कि उपस्थित होंगे 80। ठीक है, और उसी तरह करना है जे का, तो जे में 24 और 18, 24 18। तो पहले के का निकाल लीजिए, के का निकालेंगे तो 12 लाख, यहाँ पे के में 16 थे और उपस्थित निकालने के लिए 100 में से अनुपस्थित को घटा देंगे, ये हो गया। और बटे करना है 12 लाख, क्योंकि जे वाला 24 था, 24 बटे 100, और यहाँ पे 46 था, यानी कि 100 माइनस 46 बटे 100। देखिए ये 46 कहाँ से आया है ये समझ लीजिए। जे में देखिए ये 46 था ऑनलाइन वाले, तो ऑनलाइन वालों को घटाना था और इसमें जो अनुपस्थित थे उनको घटाना था, अनुपस्थित वालों को। बस आपको इसका कैंसिल कर देना है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 80 और 24 गुणे 54, तो 8 से 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 3 से करेंगे तो कुछ नहीं कटेगा, और ये 3 से मत करिए, इससे करिए 27, यानी कि 80 बटा 27 दिया 81, ये उत्तर हो जाएगा 80 बटे 81। परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिला करके उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। बस वही जी और एच, यानी कि 12 लाख। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये बस आपका टाइम ख़राब करने के लिए दिया जाएगा, इसका और कोई मतलब नहीं है। बस आपका टाइम जल्दी से जल्दी बीत जाए, ये इस क्वेश्चन को लेने का मेन मकसद होगा सरकार का। तो आपको इसके लिए तैयारी करके जाना होगा। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए, इसको आप हल करेंगे, इसका भी उत्तर आ जाएगा। ये तो बीत गया एक ठो। अब एक और टेबल है, क्योंकि जो टेबल वाला क्वेश्चन होगा इनकी संख्या होगी 10। ठीक है, तो ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको 5 क्वेश्चनों को इसको पढ़ के देना होगा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर तथा पंजाब में से
कुल कितने मतदाता हैं, मतदान करने वाले मतदाताओं का परसेंटेज कितना है, पुरुषों का महिलाओं से अनुपात कितना है, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और गोवा में मिला करके मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक या फिर कम है। पहले उत्तर प्रदेश और गोवा की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 26,500 है। ठीक है। मतदान करने वाले की परसेंटेज कितना है, 83, और रेशियो कितना है, 3। इसको आप 3/5 लिखेंगे जब भी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 3 और 2 नीचे है और ये नीचे आके जुड़ता है बार बार। ठीक है। तो 26,500, 83 और 3/5 यहाँ पे लिखना होगा। 26,500 गुणे 83/100 गुणे 3/5, ये था यूपी का। अब गोवा का भी देखिए। गोवा का 9291 और 1/2, 9200 91/100 और 1/2। इसको आप हल करेंगे तो ये एक नंबर निकल के आएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा इसके बाद आपको मणिपुर में कितने पंजीकृत हैं उनको देखना है। मणिपुर में है 4900। मान लीजिए कि जो भी डेटा आएगा उसमें से मणिपुर वाले को घटाना है, 383 मणिपुर वाले को घटाना है और मणिपुर वाले से भाग दे देना है, फिर 100 का गुणा करना होगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तर 255। तो इस तरह आप इसे हल करेंगे। ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूज करेंगे। तो ये है अगला क्वेश्चन 87 नंबर का, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको साइड में ही दिख रहा है। अब काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 2017 में गोवा में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है। जब 20% की वृद्धि होती है तो बताना है आगे। पहले आप 20% की वृद्धि निकाल लीजिए। कुल गोवा में कितने हैं, 9200, और 9200 का जब आप 20% निकालेंगे 120/100। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 040 और 11,040। अब कह रहा है कि 2017 में यूपी में जो मतदाता हैं उनकी 25% में वृद्धि हुई है। यूपी में कितने हैं, 26,500। तो 26,500 का कितना करना है, 125%। 125%/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 1, इसके अलावा 33,125। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि तो 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा में मिला करके कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई। कितना आसान क्वेश्चन है। इस 33,000 को आपको ऐड कर देना है 11,000 में, और ये हो जाएगा 44,165, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, केवल बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए मणिपुर और उत्तराखंड से मिला करके मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का गोवा और मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है। मणिपुर और उत्तराखंड, बाद में मणिपुर और गोवा। मणिपुर और उत्तराखंड की महिलाओं को लेना है, यानी कि मणिपुर मतलब 4900, और यहाँ पे 79 है तो 79/100, और महिलाओं को लेना है मतलब नीचे वाला नंबर लेना पड़ेगा 3/7। धन ऐड हो जाएगा। इसके बाद से उत्तराखंड, मणिपुर हो गया, अब उत्तराखंड को ले रहे हैं 13,500 गुणे 78/100 गुणे 3/10। महिलाएं हैं इसलिए इस वाले नंबर को ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर पुरुषों का नंबर है, नीचे महिलाओं का। यहाँ पे महिलाओं की ही काउंटिंग की गई है। अब इसको आपको ऐड कर लेना है, और इसके बाद गोवा और मणिपुर को। अब गोवा में है 9200 और यहाँ पे 91 है, गुणे 1/2 धन। ये है फिर से मणिपुर 79/100 और 4/7। अब इसको करके और दोनों का अनुपात निकाल देना है, बस यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा।
कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या तथा उत्तराखंड और मणिपुर से मिला करके पंजीकृत मतदाताओं के कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। मतलब यूपी पंजाब में जितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं उनका औसत ले लेना है, उत्तराखंड और मणिपुर में जितने मतदाता है उनका औसत ले लेना है और दोनों का अंतर निकाल देना है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन ये भी नहीं है। देखिए यूपी का देखेंगे तो 26,500 है और पंजाब का 18,500 है। ठीक है, दोनों का औसत निकालना है, 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 22,500। उसी तरह उत्तराखंड और मणिपुर का 13,500 है और इसके अलावा 4900 है। दोनों का निकाल करके करेंगे तो ये हो जाएगा 18,400। यहाँ पे औसत नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या कहा गया, औसत नहीं कहा गया है। अब दोनों का अंतर निकाल देंगे, इसमें से इसको घटा देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। पंजाब में मतदाताओं की कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यक में से हैं और हिंदू समुदाय में से और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% सिख हैं, शेष हिंदू हैं। तो पंजाब के अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से कितने लोग हैं ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि बस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सबसे पहले अल्पसंख्यक की बात करने लगे, माइनॉरिटी की, तो ये हो जाएगा पंजाब का 18,500 है, इसमें से 10% अल्पसंख्यक है यानी 1850। ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों में से पंजीकृत हिंदू की संख्या निकालनी हो तो ये 1850 में से 55% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 ही है और 10 ही है, 55 हो गया। इसको आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1017.5 हज़ार। इसको अगर आप लाख में बदल दें तो 10.17 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे 2009 से 16 तक के लिए एक कंपनी में बिक्री दी गई है। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बताना है। 2009 से 16 तक की कंपनी का दर्शाया गया है कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी। 2011 में जो बिक्री हुई उससे अधिक कितने बार रही, 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितना आसान क्वेश्चन है। 92 का हो जाएगा नंबर 3। 91 इसमें मिसिंग है, 91 को हम देख लेंगे। एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया है इसीलिए गड़बड़ हुआ है। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 16 के बीच में कंपनी की औसत बिक्री क्या है। 9 से 15 तक जाना है, मतलब इसको जोड़ना है, 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 इसको जोड़ना है और 7 से भाग दे देनी है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 10 करोड़ की गुणज थी। मतलब 10 करोड़ की गुणज कितने वर्षों में कंपनी थी। ये 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मतलब 10 का डायरेक्ट भाग चला जाए, 10 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जाएगा केवल एक बार। 10 से भाग चला जाए पूरा, ये पूछा गया था। कंपनी का न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना परसेंटेज है। न्यूनतम बिक्री कब है, 2009 में। अधिकतम बिक्री कब है, 2015 में। कितना परसेंट है, तो एक बार है 55 और एक बार है 105। अंतर कितना है, तो 55 बटा 105 गुणे 100, 52 करोड़ का आसपास होगा। 52 करोड़ का जो विकल्प है मार लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला सही है। यहाँ पे देखिए ये फिर से टेबल वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं छात्रों की। ठीक है, 2000 से लेकर 2002 तक छात्रों की औसत संख्या कितनी है। 2000 से लेकर के 2002 तक, तो 2000 में है 10 और कह रहा है कि जो भी आप करिएगा उसके बाद में 2 जीरो लगा दीजिएगा, यानी कि 10 है, इसके बाद इसमें 12 है, इसके बाद 14 है, जोड़ेंगे तो 26 10 36 हो जाएगा और 2 जीरो लगाना है यानी कि 3600 हो गया। और चूँकि अनुपात निकालना है, औसत की बात की गई है, तो 3 से भाग दे देंगे, सही उत्तर हो जाएगा 1200। 2002 और 3 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है।
तो 2 में है 14 और 3 में है 15, मतलब हो गया 29। कह रहा है कि 2 जीरो लगाना है आपको, यानी कि 2900। 2004 और 2000 के बीच में छात्रों की कुल संख्याओं में कितना अंतर है? तो 2000 और 2004 कितने का अंतर है? 6 का, लेकिन कह रहा है कि 2 जीरो लगाना है, यानी कि 600 का। 2003 में छात्रों का कितना परसेंट 2000 के छात्रों से अधिक है? 2003 में है 15 और 2000 में है 10। कितना बड़ा है? 5। कितने से बड़ा है? 10 से। बस 50%। 50% परसेंटेज वाला पढ़े होंगे तो काफ़ी आसान ये टेबल दिया गया है। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिजल्ट लगभग कितना है। छात्रों के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम संख्या कितनी है? 10 और अधिकतम है 16। तो औसत कितना हो गया? 10 धन 16 बटे 2 हो गया 26। 26 बटे 2 बराबर है 13। कह रहा है कि 2 जीरो लगा लीजिएगा, यानी कि हो गया 1300। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।